Hello everyone, welcome to Aspirants Entrepreneur. Today we will be continuing our journey towards the next chapter जिसका नाम है Salient Features of the Constitution. कल हमने फिनिश किया था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत सारे मतलब अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत अच्छा पार्ट निभाया था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कैसे कमेटीज़ थी, कैसे एक्सपर्ट्स कमेटी थी जिसने सारा कुछ सहयोग दिया था और उनके बारे में कैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा भी था। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो चुका है, तो आज हमारा नेक्स्ट रहेगा कि सेलिएंट फीचर्स क्या थे जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। हमारा आज का पहला फीचर था, द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट वाज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जैसे बोलते रहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इसके भी कुछ कारण थे। इट वाज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पर्सपेक्टिव ही लेना हो तो जैसे 30 पेजेस का था कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो रिटर्न था यूएस का वो सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस का था। आई थिंक उसमें शायद आई एम नॉट श्योर कि शायद 7 आर्टिकल थे या 11 थे, ऐसे कुछ था। इट वाज नॉट अ बिगर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। हमारा वाला था जो ये इट वाज अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अब की बात करें तो अब इसमें 470 आर्टिकल्स हैं और अराउंड 25 उसके पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। ओके। इसके कारण क्या है कि ये इतना बड़ा हुआ क्यों है जैसे। इसका कारण है जैसे कि हमारे, क्योंकि अभी अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसे, तो अप्लाइड क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस एलिफेंटाइन साइज ऑफ द अपने कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ मेनली द जोग्राफिकल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द वास्टनेस। इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज करते हैं कि जोग्राफी से क्या लेना देना है इसका, लेकिन नहीं, हमारे वास्टनेस बहुत है, डाइवर्सिटी मेनली क्योंकि हर एक के लिए प्रोविजंस अलग अलग रखनी पड़ती हैं। इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए ही ये सारा कुछ किया गया था। जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैक्सिमम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से बोरो किया गया है। ये बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है सारा। ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये सारा यहाँ का ही है। इसके लिए इसी में से किया है हमने स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसे हम आगे देखेंगे, गवर्नर की पोस्ट है, हमारे रिट्स हैं, ओके, हमारी जुडिशरी है, ये सारा कुछ यहाँ से ही हमने बोरो किया था। ये सारी चीज़ें हम जैसे आगे आगे देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जैसे देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन ही है। एक्सेप्शन थी पहले जम्मू कश्मीर की, वो ख़त्म हो चुकी है अभी। उसके बाद वी आर डूइंग गोइंग ऑन टू आफ्टर द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग ऑन टू द डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। जैसे वी हैव सीन येस्टरडे ऑल्सो कि हमारा पहले हम थे लॉयर्स ही था, सारे करते थे, इसको लॉयर्स पैराडाइज भी बोलते थे क्रिटिसिज्म में। जैसे हमने देखा था इट वाज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स। अभी हम देखेंगे कि इन्हीं के कारण ही, इन्हीं की फ्रेजोलॉजी के कारण जो कि सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिनको लॉयर्स ही एड्रेस कर पाते हैं। इन्होंने बहुत सारा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी डिस्कशन हुई, वो सभी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद आ जाता है कि एक तो ये होगा और एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी सारी की सारी दे रखी हैं। ये भी वैसे तो अच्छी बात है कि सारी दे रखी हैं, क्योंकि इसी के साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं पाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट आती है ब्रूटल मेजोरिटी के साथ तो कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए केशवानंद भारती केस में बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर पार्ट को तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कर दिया हुआ है। जिसके कारण कि मैक्सिमम ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो अभी उसको छेड़छाड़ कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी ही क्यों ना हो। अगला क्रिटिसिज्म आता था इनका कि इसको बहुत सारे सोर्सेज से किया हुआ है ड्रॉ, यानी कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज से इसको बोरो किया गया हुआ है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैं इन सबको लिस्ट डाउन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप भी साथ साथ में कर रहे हैं तो आपके भी एक अच्छे मेन सेंट्रिक नोट्स भी बन जाएं, क्योंकि यही बाद में काम आएंगे, क्योंकि बुक तो आप बार बार उठाओगे नहीं। इसका ये रहेगा कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस का इसका मतलब ये है, जैसे हमने आगे बात किया था कि जो इसका इसको आप ऐसे देखो, स्ट्रक्चरल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट और उसका फिलोसफिकल पार्ट। ये हमारे तीनों पार्ट्स हैं। जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओके।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, जो फिलोसफिकल पार्ट है वो हमारा यूएस से लिया गया है, जिसमें यूएस प्लस आयरिश दोनों में से। यूएस में से आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, आयरिश से आपको पता होगा टीपीएस भी हैं। ओके। और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो सारा ब्रिटिश का है, जैसे जिसमें हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारा सारा सिस्टम है, ये बहुत सारे अदर सोर्सेज से ऐसे लिया गया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही हमें वो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है मेनली। सो उसमें आपको बताना था कौन कौन से फीचर हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो इसमें आएगा सबसे पहले तो जो फेडरल स्कीम है, जो भी पूरी की पूरी फेडरल स्कीम है वो सारी की सारी है। उसके बाद जुडिशरी है हमारी, उसके बाद गवर्नर्स हैं, उसके बाद जो हमारी एमरजेंसी की प्रोविजंस थी, एमरजेंसी की प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पे ही हैं। एमरजेंसी की पावर्स हैं वो सारे यहाँ पे ही हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपको मालूम होगा, पब्लिक सर्विस Yes. कमीशन है। उसके So बाद all these आपको things मालूम were होगा कि borrowed from ये the हमारे आ जाते Government हैं। of India Act 1935, like the Federal Scheme, Judiciary, Governor, Emergency Powers, and Public Service Commission. So all these things were borrowed from the Government of India. इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि ये बाद में, क्योंकि भूले ना, ऐसा मीन्स में ये क्वेश्चन बड़ा आम है और ये रिपीट भी कर सकता है. Okay, and the next thing, the next feature was ये blend है rigidity और flexibility का. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत रिजिड है और यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे में दोनों ही है। रिजिडिटी में अगर हम देखें या फ्लेक्सिबिलिटी में देखें, दोनों है। यहाँ देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं सिंपल मेजोरिटी से ऑल्टर हो जाते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी वाले केसेस में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। स्पेशल मेजोरिटी दो तरह की है। एक तो है जिसमें चाहिए होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप, और दी कह सकते हैं आपके 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ओके। और सेकंड होती है ये वाली स्पेशल मेजोरिटी प्लस इसके साथ 50% ऑफ स्टेट्स शुड रेटिफाई। स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, ये वाली है। ये वहाँ पे आती है जैसे जो अमेंडमेंट्स के साथ हमारे फेडरल फीचर्स चेंज होते हैं। जैसे कुछ हमारे फेडरल फीचर्स हैं, जैसे स्टेट्स में कुछ चेंज करना हो, जहाँ पे तीनों, जहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह में स्टेट्स की भी उतनी भागीदारी हो जैसे कि सेंटर की है, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों को स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी लेनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है जो हमारा फोर्थ फीचर है। फोर्थ फीचर में आपको नोट करेंगे, फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस है। हमारे में देखो हमारा मोस्टली तो हमारा फेडरल सिस्टम ही है। हमारा फेडरल सिस्टम है, बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे फेडरल सिस्टम में, प्लस इसमें, लेकिन इसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं। जो आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, उसमें भी यूनिटरी बायस है, क्योंकि वो स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन सारा इसकी इनकी ट्रेनिंग वगैरह का काम वहाँ का होता है, और ये मोस्टली कंट्रोलेबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और उनकी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये ही काइंड ऑफ ये भी एक यूनिटरी फीचर ही है। आपको देखें फेडरल सिस्टम के, जो फेडरल सिस्टम है या इसके फीचर्स हैं, ये भी आप याद करेंगे। फेडरेशन क्या होती है कि पावर्स जो है डिवाइडेड है बिटवीन दी टू गवर्नमेंट्स, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों में पावर्स डिवाइड है। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके फीचर्स भी याद करो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। इसमें क्या है, दो गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर्स की डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, ये भी एक फीचर्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन होना चाहिए। ये जो पावर्स की डिवीजन है ये किसी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है किसकी, हमारे फेडरल फीचर की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे फेडरल सिस्टम इंश्योर रहता है। सो उसमें आप बताना कि टू गवर्नमेंट्स होने चाहिए, उनके बीच में पावर्स की डिवीजन होनी चाहिए, वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखी हो वो सारी पावर्स, और जिसमें लिखी हो वो डॉक्यूमेंट सुप्रीम होना चाहिए, दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। साथ ही साथ में उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सुप्रीम भी है तो वो रिजिड होना चाहिए, इजीली चेंज नहीं होना चाहिए। और जुडिशरी है जो उसको इंटरप्रेट करेगी वो भी इंडिपेंडेंट हो, और साथ में बाई कैमरलिज्म हो, दैट इज दोनों हाउसेज हो, अपर हाउस और लोअर हाउस। ओके। सो आपको ये पूरे इसी तरीके से चलना है कि पहले तो
फेडरल सिस्टम में 2 गवर्नमेंट होंगी, दोनों में पावर्स की डिवीज़न होगी, उस कहाँ पे वो सिर्फ़ रिटन होनी चाहिए और रिटन करने के लिए उनकी कुछ इंटरप्रिटेशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो उसको भी जल्दी से आप उसको कर ना पाएँ अल्टर ना कर सके तो उसको रिजिड होना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड होगा तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो जुडिशरी चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तभी तो उसको फेडरल सिस्टम को इंश्योर कर पाएगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा 2 हाउसेस में डिवाइड होना चाहिए जिसमें स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो तभी बाइकैमरलिज्म ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा आएगी तो स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, सो ये तो हो गए हमारे कौन से फेडरल सिस्टम के फीचर्स। सो इस पे अकेले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स दे के बता देंगे। ऐसे अभी जो हमारे कुछ आगे आते हैं यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी में जैसे सेंटर जिनमें डोमिनेट करता है। ओके, इनको बोल देते हैं नॉन फेडरल फीचर्स, जैसे सेंटर स्ट्रांग होगा। ओके, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, सिंगल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल ही हमारी सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी हम बोलते हैं, जो जैसे कुछ जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती हैं चीज़ें, वो वाली चीज़ें सारी आएंगी। इसके साथ जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रेटेड का मीनिंग है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स कर सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स करता है और स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करता है। दोनों दोनों ही लॉज को इन्फोर्स करता है, इसलिए ये टर्म यूज हुई है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और जो स्टेट गवर्नर है वो भी तो काइंड ऑफ सेंटर के ही एजेंट होते हैं, ऑल्दो नॉट एजेंट बट उन्हीं के अपॉइंटेड होते हैं। वो सारा कुछ सेंटर ही करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और सो ऑन, सारा कुछ आएगा हमारा यूनिटरी फीचर्स में। मोर ओवर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हमने बताए हैं कि हमारे में फेडरल फीचर हैं और साथ में यूनिटरी फीचर्स भी बताए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑल दो फेडरल हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन टर्म मेंशन नहीं है। इसको बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि जो आर्टिकल 1 है उसमें तो लिखा हुआ है इंडिया एक यूनियन है। और इस यूनियन का मीनिंग क्या है? इसके इसके मतलब एक मीनिंग है, इसके 2 पॉइंट्स आते हैं इसके, कि ये जो हमारी जो स्टेट्स हैं ये सारे यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि स्टेट्स जो है हमारी इंडियन जो फेडरेशन है इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। ये कोई अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है कि हम इकट्ठे हुए हैं तो हमने कोई अग्रीमेंट कर दिया और हमने बना ली एक फेडरेशन बना ली, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के कारण किसी भी स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, नो राइट टू secede, कोई सेसेशन की राइट नहीं है उनके पास। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो एक तो फेडरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुआ है और एक ये याद रखनी है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में यूज़ है उसके मतलब हैं 2। पहला मतलब ये है कि इंडियन फेडरेशन है वो रिजल्ट किसी भी नहीं है एग्रीमेंट का, और कोई भी स्टेट है उसके पास राइट टू secede नहीं है फेडरेशन के साथ। उसी के साथ हम अपने नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं जिसका मीनिंग है जो है सो पार्लियामेंट्री कमिंग फॉर्म ऑफ। ऑन टू नेक्स्ट फीचर, सो जो अगला फीचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ना बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें आपको पता है क्या दिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आई है? ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे वेस्टमिंस्टर है वहाँ से हमने बोरो की थी, इसलिए इसी को हम लोग वेस्टमिंस्टर, कई बार प्री में भी पूछ सकते हैं स्टेट वाले में कि वेस्टमिंस्टर मॉडल कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला कौन सा है। ये सारे इसी के ही नाम है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गया, वेस्टमिंस्टर हो गया, और यहाँ फिर इसी को इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सो ये तीनों ही इसके पार्ट्स हैं। अभी जो मेन मुद्दे की बात है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको 6 फीचर्स हैं, इनको अच्छे से याद कर रखना है। सबसे पहला है कि इसमें 2 तरह के एग्जेक्टिव होती हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। दोनों की प्रेजेंस होती है, आपको जैसे पता है, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। रियल हमारे हो गए प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हो गए हमारे प्रेसिडेंट। इन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म में ही जो रूल होता है वो मेजोरिटी पार्टी करती है, आपको पता है, रूलिंग जो भी होगी वो मेजोरिटी पार्टी ही करेगी। ओके, जो मोर देन हाफ के जो जिसके भी पास सीट्स होंगी वो रूल करेंगी। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितने भी हमारे एग्जेक्टिव सभी के सभी हमारे क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एग्जेक्टिव आपको पता ही है, एक इसका इसी से ही एक डिराइव्ड फीचर है कि ये जो एग्जेक्टिव है, पहले इसी को कर लो। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जेक्टिव की, किसके प्रति है? ये लेजिस्लेचर के प्रति। और यहाँ पे एक और भी चीज़ आती है कि जो एग्जेक्टिव ही होते हैं वही मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की ही होती है इसमें, लेजिस्लेचर में भी। सो आपको ये भी ख्याल रखना है कि मेंबरशिप ऑफ जो एग्जेक्टिव्स हैं उनकी पार्लियामेंट में भी होती है, ओके, और लेजिस्लेचर में। तो ये आप याद रख लेना है। यहाँ पे एग्जेक्टिव मींस जो हमारे एग्जेक्टिव ब्रांच में से आएंगे तो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, ओके। सो उन्हीं की मेंबरशिप भी होती है दोनों की। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लीडरशिप होती है, वो एक पूरे पार्लियामेंट में उनकी लीडरशिप होगी, और स्टेट वाले में चीफ मिनिस्टर की होगी। तो और छठा फीचर है कि जो लोअर हाउस है उसका डिसॉल्व होना भी जरूरी है, ओके। लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। सो ये वाले 6 फीचर हैं, जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस होना, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंबरशिप होने एग्जीक्यूटिव की इसमें लेजिस्लेचर में, और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप अलॉन्ग विद दैट लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। ये सारी चीज़ें इसके 6 के 6 फीचर्स हैं। इनको पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होना बड़ा ज़रूरी है, ओके। ये फीचर्स हैं, इसमें से ऑप्शंस देके आपको कई बार भी पूछ लेते हैं, ओके। बाकी आपको इसमें और कुछ इतना खास नहीं है, यही आएगा। आगे आता है इसमें छठा फीचर, जो इसका सिक्स्थ फीचर है। सिक्स्थ फीचर में है कि जो हमारे, जैसे इधर ही आप देख लो कि दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। पार्लियामेंट का सॉवरेनिटी होती है, जिसमें जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया उसको कोई भी उसको उल्ट सुलटा नहीं सकता उसको भी, ओके। और दूसरा आता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या आता है कि जो भी लॉज बनेंगे, अगर तो जुडिशरी क्या है उनको कर सकती है, जैसे भी उनको ख़त्म भी कर सकती है, उनको उनके थ्रू ही पास आउट होगा। दिस इज यूज इन यूएस एंड दिस इज इन यूके। और इंडिया में क्या यूज होता है कि इंडिया में इनका सिंथेसिस है। इंडिया में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का सिंथेसिस है। जुडिशियल रिव्यू की जो भी पावर है सुप्रीम, हमारे इंडिया में क्या है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर करता है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, उसी तरीके से जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, इसको जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में, वो जैसे यूएस में उससे कम है। अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा जुडिशियल सुप्रीमेसी है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और भी एक डिफरेंस है, जो किस हिसाब से कम है आपको पता होना चाहिए। इसमें दो टर्म्स आती हैं। अमेरिकन वाले में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया वाले में होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस भी देखना हो तो इन दोनों में डिफरेंस आता है सिर्फ फेयरनेस का। इसमें फेयरनेस आती है, और इसमें एज इट इज़ व्हाट इज़ रिटन इन लॉ, जो अभी लॉ में लिख रखा है उसको हूबहू अप्लाई कर देना है। और इसमें क्या है, लॉ के साथ साथ कुछ फेयरनेस भी अगर हो ऐड हो जाए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस फेयरनेस, तो वो बन जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके। ये इंडिया का मॉडल है। सो इन दिस वे दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन मॉडल एंड दैट ऑफ द यूएस मॉडल। और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अलग है इंडिया का। उधर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे अब पूरी की पूरी पास सारी पावर्स यूके में पार्लियामेंट के पास ही है, कोई उधर जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में वो सिस्टम है, ओके। सो द नेक्स्ट फीचर जो हमारा इसका सेलियन फीचर है वो है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो इन दोनों वर्ड्स को भी तोड़ लो, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे है, जो भी लॉज हैं, चाहे वो सेंटर का हो और चाहे वो स्टेट का हो, उन सबको इन्फोर्स कौन करता है जी? सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो ये हमारे इंडिया का सिस्टम हो गया। सो ये इसका मतलब है इंडिया का। अब यूएस में कैसा था, यूएस में जो फेडरल कोर्ट है वो उधर के सेंटर वाले के अलग करता है, और स्टेट्स के अपने कोर्ट्स हैं, ओके। ये सारा कुछ अलग है सुप्रीम जो हमारा है, लेकिन जो हमारे वाले में है सुप्रीम कोर्ट ही गारंटर भी हैं। आपको ये भी याद रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा था, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी याद रखिए। सो यही
ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन है, यानी कि एक ही इंटीग्रेटेड की पूरी जुडिशरी है। ओके। और उसके बाद में जो हमारी है, इस सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे है और ऐसे ही हाई कोर्ट्स में ही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस है, ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम था ना, तो इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की हुई है? इंडिपेंडेंस आपको बताइए, हर जगह पे किसी भी बॉडी अगर इंडिपेंडेंस करनी हो इंश्योर, तो उसको फिक्स टेन्योर दे दो, उसके जो भी एक्सपेंसेस है उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज कर दो। चार्ज एक्सपेंसेस जो जिनके लिए अलग से करना नहीं पड़ता बजट में, तो ये पक्के ही होते हैं, इनके पास कोई वोटिंग नहीं होता है इनके ऊपर। ओके। उसके बाद इनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स कर देते हैं, इनके सारा के जो भी है, कोई इनके कंडक्ट के ऊपर लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं होगी कि इनका कैसा कंडक्ट रहा है कोर्ट्स का। सो ये सारा कुछ है, कोई इनके ये रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, जुडिशरी की भी सेपरेशन रहती है एग्जेक्टिव से। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके कारण एक इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया हुआ है। ओके। सो उसके बाद आ जाता है इनका नेक्स्ट फंक्शन है जी फंडामेंटल राइट्स का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं, इनको एलेबोरेटली बाद में भी देख लेंगे। जैसे आपको पता होगा 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी है, उसके बाद 19 to 20 में फ्रीडम वाली है, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन है 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, देन 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली है, और 29 and 30 वो हमारी उसकी हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। लास्ट में है 32 वो हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमारे रेट्स वगैरह थी। 31 आपको पता है डिलीट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी था। इसको बाद में एक क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। ये अभी एक प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, एंड दिस वॉज डन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इनको याद रखना था। बाकी यही है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, सो दे कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए। बाकी ये भी है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये उनके ऊपर भी रिसेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, और ये कोई एब्सोल्यूट भी नहीं है। इनके फीचर्स भी अगर करेंगे ना, तो नॉट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स कोई एब्सोल्यूट नहीं है। दीज आर नॉट सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है, क्योंकि जब एमरजेंसी होती है, ड्यूरिंग एमरजेंसी इनको हटाया जाता है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ड्यूरिंग एमरजेंसी दे आर सस्पेंडेड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इनको छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं, ये नहीं होते हैं। ओके। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इनके बाद अगर चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके बाद डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। ठीक है। ये एक नॉवल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी इस पे पर स्पेशल फंक्शन इसी को बोला था कि अम्बेडकर जी ने इसको नोवल फीचर बोला था। किसने बोला था? अम्बेडकर जी ने। ये हमारे मतलब क्योंकि एक नया था ना, बिल्कुल। सो और इसका एक और फैक्टर, ये पार्ट कौन से में है? पार्ट 4 में है। ओके। ये थे जो फंडामेंटल राइट्स थे, ये थे हमारे 12 से 35 के बीच में थे आर्टिकल। ओके। आगे आ जाता है डीपीएसपी आ जाता है। डीपीएसपी में भी ये इसके अगर फिलोसफिकल देखें, तो ये वेलफेयर स्टेट को दर्शाता है। किसको? वेलफेयर स्टेट को ये दर्शाएगा। ये भी उसके और फीचर है, नॉन जस्टिशिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट की, और बिल्कुल जैसे नॉन जस्टिशिएबल है, कोई हम इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इनको मतलब इनके रियल फोर्स जो है वो लोगों का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है। ठीक है। और इसमें एक जजमेंट बड़ी पॉपुलर है, आपको ये याद रखनी है। जो मिनर्वा मिल्स था ना, काफ़ी देर पहले चल रहा था केस, चल रहा कौन डीपीएसपी ज़्यादा माननी है, या हमारे डीपीएसपी है या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें से कौन सा मतलब ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं हम लोग के, इनमें से कौन सा ज़्यादा जिस पे ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, तो बैलेंस नहीं हो रहा था। तो मिनर्वा मिल्स केस में ही उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज फाउंडेड ऑन द bedrock of balance between fundamental rights and DPSP. Okay.
सो इन दोनों को बैलेंस को ही उन्होंने कहा था कि ये मिनर्वा मिल्स केस था, इसमें कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है उसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में ही बैलेंस रहे। ओके, तो ये इस हिसाब से था। उसके आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ये भी हो गया, फंडामेंटल राइट्स भी हो गए, डीपीएससी भी हो गए। अगर ये भी है तो कुछ सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी होंगी। नेक्स्ट फीचर आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये इसको सबसे पहले याद रखो, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी, ऐड हुई थी। ओके, उसके बाद ये भी जब हमारे इमरजेंसी लगी थी ना, इंटरनल इमरजेंसी, अब तो चलो नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटरनल इमरजेंसी जब 1975 और 77 में लगी थी, और साथ में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की इससे ऐड हुई थी ये। उसके बाद एक और इसका ये जो फैक्चुअल नॉलेज है ना, पार्ट 4A में है ये। ठीक है, और एक ही आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 51 है। ये एक ही आर्टिकल है। ओके, ओके, एक ही आर्टिकल है, पार्ट 4A में है ये। ठीक है, और एक और इसमें याद रखने वाला जो फैक्ट है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और ड्यूटी ऐड की गई थी बाद में, जो थे हमारे रिलेटेड उसके 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन की एजुकेशन के साथ रिलेटेड, कि जो उनको एजुकेशन देना भी वो एक ड्यूटी है। ओके, उनके वार्ड्स को मतलब एजुकेशन देना जो 6 से 14 साल के हैं, उनकी ड्यूटी है, वो ऐड की गई थी पार्ट 4A में। ओके, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखनी है, और ये बस था। बाकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सिंपल सिंपल आपको पता ही होगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्लैग की, एंथम की, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन हो गया। देन हमने टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, देन कंपोजिट कल्चर। ओके, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। उसके बाद आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे भी क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है, जिसे हम कहते हैं सेकुलर स्टेट। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, और ये प्रीएम्बल में भी है। ओके, इसमें बहुत सारे हैं, आगे करते हैं कौन कौन से प्रोविजंस में है। ओके, सबसे पहले तो मीनिंग क्या है सेकुलर का। सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि जो हमारी स्टेट है वो किसी एक हमारी स्टेट का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, इसमें आपको एक और भी आएगा, एक तो चलो, एक तो प्रोविजंस हैं कि कहाँ कहाँ पे था। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या। मान लो ये स्टेट है और ये है रिलीजन और चर्च, जैसे फिलोसफी में बोलते थे। दो मॉडल रहते हैं। ओके, एक तो ये तो हो गया बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला। इसमें क्या है जी, दोनों को कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। ओके, जो तो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला मॉडल, ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसमें बिल्कुल ही सेपरेट है। ओके, लेकिन जो इंडियन मॉडल में ऐसा नहीं है। इंडियन मॉडल में हम लोग क्या है, बिल्कुल हमारा इंडियन मॉडल जो है उसमें सभी रीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हमारा इंडियन मॉडल जो है, हमने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से किया, सो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और ये है जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक चीज़ें थी दो। इसके हिसाब से पहले आपको कहीं या मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रांस से हमको क्या सीखना चाहिए। सो यही है कि उधर पोस्ट सेपरेशन है, और हमारे वाले में हम इंडियन वाला मॉडल है जो, उसमें क्या है, सभी रिलीज माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट करनी है, कि सभी की हेल्प इसमें करना है, सभी को रिकॉग्निशन देनी है। ओके, तभी देखो हमारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं जो, जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं वो सभी इंडियन मॉडल में, क्योंकि कर सकते हैं ना मेंटेन। जैसे अभी ट्रिपल तलाक का इशू था, वो भी इसी के तहत हुआ था। जैसे अभी शबरीमाला था, ये सारी जजमेंट्स थी, वो सारी रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं। वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारा इंडियन मॉडल है, क्योंकि हम लोग हज सब्सिडी देते हैं, ये सारा क्योंकि हम लोग माइनॉरिटीज़ और ये वो सारा कुछ करते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं उनके लिए। ओके, रिलीजियस रिफॉर्म भी इसी के रास्ता था। अब ये कहाँ कौन कौन सी प्रोविजंस है जो इंश्योर करती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में ही
42nd अमेंडमेंट एक्ट की गई थी, और जिसके कारण 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशली सेकुलर और इंटेग्रिटी। ओके, और सेकुलर भी तब उसी टाइम ऐड हुआ था। प्रियम्बल में एक और है, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप। ओके, ये दो चीज़ें तो अमेंडमेंट प्रियम्बल में ही होगी। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 14 है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, ओके, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। उसके बाद आर्टिकल 15 है आपका, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कहा कि उसमें भी रिलीजन के ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगी। आर्टिकल 16 है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर। देन उसके बाद आर्टिकल 25, 26। 25 में क्या है? 25 में आप यू ऑल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। उसके बाद आपको किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ये आपको 25 ये आपको 25 करता है। 26 में क्या है कि आप उन उसके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं जो भी हैं। और 27 में यह है कि कोई भी टैक्स जो है वो कंपल्शन नहीं होगा किसी के ऊपर, जैसे कोई भी है, और कोई दूसरे धर्म या कोई अथीस्ट है तो वो नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा, उसकी मर्जी है। ओके, और उसके बाद जो आर्टिकल 28 है, इसमें क्या है कि जो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो आपकी, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जाएगी जो स्टेट में इंटेंड है उसमें। उसके बाद चलते हैं, आर्टिकल 29 है। ये 29 और 30 आपको पता है रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। इसमें क्या है कि हर एक जो भी किसी भी सेक्शन के ऊपर, हर ये मतलब ये कोई रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन के ऊपर है। यानी इसमें याद रख लेना, एक एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ओके, इसमें वो अकेले माइनॉरिटीज़ नहीं है, सारे ही हैं। अगर किसी का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चर है तो उसके पास राइट है कि उसको कंजर्व कर सकता है। ओके, और उसके बाद 30 में क्या है कि सारी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बना भी सकती हैं, उनको एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं, और एजुकेशनल अपने बना के सारा कुछ इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं। और एक लास्ट है डीपीएसपी में आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, इट्स इन द प्रोसेस। ये जब हमारी डेवलपमेंटल स्टेज इंडिया की अच्छी हो जाएगी तो तब ये भी लागू हो सकता है। ओके, सो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, होप सो ये भी प्रोग्रेसिव स्टेप है। ओके, लेकिन ये भी all of us can have a very different opinion on all of this topics, and it is very good क्योंकि ये इस पे भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ओके, उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फीचर आता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, और इसमें क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि सिंपल है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कि नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी जो भी होगा 18 ईयर्स के अबव वो वोट डाल सकेगा। इसमें हमको मेनली याद रखना है कि इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी याद रखनी है, कि दैट इज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने क्या किया था, उसने जो हमारी एज थी उसको 21 से 18 कर दिया था। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके साथ एक याद रखनी है, और इसमें कुछ इतना खास नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, दैट इज़ ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ये मैंने आपको बताया था, दिस इज वन ऑफ द यूनिटरी फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिंगल सिटीजनशिप है, कि अनलाइक यूएस जहाँ पे हर स्टेट की और उसके फेडरल की सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग होती है, हमारे इंडिया में यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप होती है। ओके, उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फीचर है कि हमारे उसमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी मैंशनड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी है, जैसे कि सबसे पहले अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, एसपीएससी है। उसके बाद इलेक्शंस हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये सारे हैं। इलेक्शन कमीशन का भी एक फैक्ट याद रखिए, 4 इलेक्शंस ये करवाता है। 4 इलेक्शंस करवाता है, किसके किसकी? पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, प्रेसिडेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट की। 4 इलेक्शंस ये करवाते हैं। उसके बाद हमारे इसी तरह से हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, कैग हैं। ओके, और इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर आपको पता ही है, 4-5 पॉइंट्स होते हैं कि फिक्स्ड टेन्योर होता है इनका, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं, इसी तरीके से चलती हैं, फिक्स्ड टेन्योर है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं। हाँ, इनके एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही चार्ज होंगे, कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगा।
सारा कुछ ऐसे ही चलेगा इनका, इसी तरीके से इनको अपने कर देते हैं वो, इनकी इंश्योर रहती है ये इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सॉरी, 15th फीचर। 15th फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एमरजेंसी प्रोविजंस। इन सब पे अभी डिटेल्ड चैप्टर्स भी आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से करेंगे। यहाँ पर ये एक मेन सेंट्रिक अप्रोच भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो पॉइंट्स बनेंगे सारे हमारे मेंस के आंसर हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस में आपको याद रखना है कि ऑल ऑफ एवरीथिंग, एवरी पावर्स, ऑल द पावर्स आर कम्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट पूरी बन जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम यह है कि हमको सेफ गार्ड करनी होती है हमारे जो कि नेशन की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी सर्वोपरि होती है। सबसे ऊंची होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी, ओके, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ये स्टेट की होती है। इसीलिए तो हमारे सिंपली अगर ऊपर ऊपर से देखें तो तीन इमरजेंसीज हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। दिस इज अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, दिस इज अबाउट द स्टेट इमरजेंसी, और जिसको हम बोल देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, और दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, ये कभी नहीं लगी हमारे इंडिया में। ओके, ये कभी नहीं लगी फाइनेंशियल वाली। ओके, उसके बाद चलते हैं कि ये आपको जैसे बता दिया, ये पूरे के पूरे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को फेडरल टू यूनिटरी कर देती है। ओके, उसके बाद चलते हैं 16वें फीचर को। 16वां फीचर क्या है कि हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट है। 2 टियर तो आप बोल रहे हैं यार, 2 टियर बोल रहे थे। 2 टियर के बाद जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुई थी, उन्होंने 3rd टियर भी ऐड किया था, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, थर्ड वाले ने हमारे जो रूरल गवर्नमेंट्स ऐड किए हैं, जिसमें पंचायत वगैरह आती हैं। 74th वाले ने हमारे ने और अर्बन गवर्नमेंट्स की हैं, जिसमें म्यूनसिपल में अपने म्यूनसिपैलिटी सिस्टम आता है। ओके, सो ये था 74 74th अमेंडमेंट ने। 73rd ने पार्ट 9 ऐड किया था। पार्ट 9, क्योंकि ये कई बार स्टेट्स वाले में पूछते हैं कौन सा पार्ट है। सो दैट दिस इज द पार्ट 9 और शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 है, और यहाँ पे पार्ट 9A और शेड्यूल 12। ओके, सो ये रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अगला नेक्स्ट फीचर आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसके रिगार्डिंग भी अभी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके लिए भी कुछ खास नहीं। इसके बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 97th। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ओके, क्योंकि और उसके बाद एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। उसके बाद आर्टिकल 19 में हमारे पास राइट है, जिसके कारण हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 43B है। ओके, जिसके कारण एक नया डीबीएसपी में हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोशन के लिए आर्टिकल 43B था। और आर्टिकल उसमें भी है पार्ट 9B, जो कि हमने अभी देखा था। 9 it added a new part 9B in the constitution which is titled as the cooperative societies। ये किस में था? ये हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में है। ओके, पार्ट 9B। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं अगर, तो हम लोग उसमें भी देख रहे हैं कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 1943B, 9B, ये 4-5 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। और इसमें आपको और भी याद रखना पड़ेगा। एक इसमें होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार 2021 में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में इकोनॉमिक एंगल, क्योंकि उसको उसमें ऑप्शन गलत था, क्योंकि आरपीआई करता था, उसको ओवरसी कौन करता था। ओके, एक तो होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और एक होते हैं जो एक ही स्टेट के होते हैं। जो हमारे दूसरे होते हैं जो मल्टी स्टेट वाले हैं, इनको ध्यान रखना है, इनके सारे ही लॉज जो बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाता है। बाकी सभी इनको मल्टी स्टेट को छोड़ के बाकी सारे कोऑपरेटिव्स जो भी हैं उनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर है। बस ये पॉइंट याद रखना है इसमें। और उसके बाद हाँ, हमारे फीचर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद फीचर्स के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि इसका कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। जो हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, सो क्रिटिसिज्म में क्या है
क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स जल्दी जल्दी से हैं, कुछ इतने खास नहीं है। आपको सीधा सीधा पता भी होगा इसमें से क्या है, कि बोलते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि 100 साल हो गए हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, 100 सालों से लिखते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लोग, तो उसमें नया क्या होगा, हमें तो सिर्फ जो अच्छा है वो निकालना है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, पहला क्रिटिसिज्म तो ये हो गया, तो ये उन्होंने ऐसे जवाब दे दिया उसका। उसके बाद कहीं फिर उसके दूसरा आता है कि कार्बन कॉपी 1935 एक्ट की, क्योंकि उसमें से हमने काफ़ी फीचर्स बोरो किए थे। उसके बाद किसी ने कहा कि ये एंटी इंडियन है या अन इंडियन है, क्योंकि इसका ओरिजिन ब्रिटिश से है, ब्रिटिश ने जो सारा पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ये वो सारे ये ब्रिटिशर्स की हैं, उस हिसाब से कह दिया उन्होंने। फोर्थ पॉइंट है इसका कि ये अन गांधीयन है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। उन्होंने बोला है कि जैसे ये उनकी फिलॉसफी या महात्मा गांधी जी के आइडियल्स हैं उनको स्पेशली ऐड नहीं किया, तो इस कारण उनका क्रिटिसिज्म करते हैं। बाकी आ जाता है एलिफेंटाइन साइज है, ये भी हमको पता है, इसकी हमने इसके रीजंस भी देखे थे, ये क्रिटिसिज्म में फीचर्स में भी देखा था। ओके, कि जोग्राफिकल हिस्टोरिकल रीजंस इसके थे। उसके बाद ये है कि पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, ये भी एक रीज़न था इसी का, ये इन्हीं की डोमिनेंस करके एलिफेंटाइन साइज हुआ था। सो ये 6-7 पॉइंट है क्रिटिसिज्म के, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसिज्म के हैं। इनको भी अब मेंस की तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि स्केड्यूल्स के ऊपर, शेड्यूल 1 में जैसे, इसमें आपको मैं कुछ कुछ एक्सेप्शंस बता दूंगा कि इनको याद कैसे करना है। सबसे पहले जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में सिंपल है कि इसमें हमारे वो है, नेम्स हैं सारे, और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कितनी है। इसमें आप याद रखेंगे स्टेट्स के भी हैं नेम, और यूटीज़ के भी है। कई बच्चे सोचते हैं यार यूटीज़ के नहीं है, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये शेड्यूल 1 में ऐसे हैं। अगर शेड्यूल 2 में जाते हैं, शेड्यूल 2 में क्या है कि हमारे जो भी अलाउंसेस, एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, सारा कुछ है जो। और एक आपको मैं यहाँ पे और भी चीज़ बताता हूँ, जो शेड्यूल 3 है उसमें क्या है, हमारे ओथ है। अभी यहाँ पे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपको याद रखना है इनमें और इसमें क्या है। जो एमोलमेंट्स है ना, यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर नहीं आएगा। ओके, मिनिस्टर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर कौन कौन आएगा, नो मिनिस्टर्स, इस यहाँ पर आएंगे हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट के पैरेलली गवर्नर आ जाएंगे, स्पीकर आएंगे, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये दोनों आएंगे लोकसभा के। इसी तरह से हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन आ जाएंगे राज्यसभा के। उसी तरह से स्टेट्स के भी आएंगे, इसी तरह से स्टेट्स के भी आएंगे। ओके, और इसमें से आपको याद रखना है कि उसे इसके बाद बताता हूँ। ओथ जो है, ओथ में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कोई ओथ की, जो प्रेसिडेंट की ओथ है और गवर्नर की ओथ है ना, ये इनके आर्टिकल्स स्पेशल दिए रखे हैं, यहाँ पर नहीं है। ओके, सो ओथ में प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं है, ना ही स्पीकर है, और ना ही डिप्टी स्पीकर है। ओके, ये यहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर ओथ लेने आते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो ऊपर नहीं थे, जो एमोलमेंट्स नहीं लेते हैं, मिनिस्टर्स आएंगे। हमारे जो कैंडिडेट्स भी हैं इलेक्शन के, वो भी आएंगे। फिर जब इलेक्ट हो जाएंगे तो वो एमपीज बन जाएंगे, वो भी आएंगे। इसी तरीके से स्टेट के भी आएंगे, और जब इलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स भी आएंगे। उसके बाद जब हो जाएंगे तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी आएंगे। अब इन दोनों में अब इन दोनों में कॉमन भी है, इन दोनों में है ना, जजेस ऑफ, जो हमारे जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कैग, ये 3 इंस्टीट्यूशंस, ये ओथ भी यहाँ से ही है, और एमोलमेंट्स अलाउंसेस भी यहाँ पर ही हैं इनके। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कॉमन है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, सीट्स की एलोकेशन है राज्यसभा की। ऑलवेज रिमेंबर, राज्यसभा की जो एलोकेशन है ना सीट्स की, वो यहाँ पर है। और आपको ये भी याद रहना है, ये स्टेट्स और यूटीज दोनों की है। ओके, उसके स्टेट्स और यूटीज दोनों की है। उसके बाद अगर हम चलते हैं फिफ्थ शेड्यूल में, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल, इनमें क्या का डिफरेंस है, ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ में है जी सारे स्केड्यूल्ड एरिया एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जो 10 स्टेट्स में है, कुछ स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स,
ओके, इनकी प्रोविजंस हैं। ओके, और ये आए थे, ये 10 स्टेट्स में लगभग हैं। और जो 6th शेड्यूल है ये ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज में फ़र्क है। ओके, ये इनके मतलब फ्रेजोलॉजी में फ़र्क है। और ये सिर्फ 4 स्टेट्स में है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, इनको भी याद कर लीजिए, ये आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में हमारी तीनों आ जाती हैं, लिस्ट्स आ जाती हैं। हमारी यूनियन लिस्ट है, हमारी स्टेट लिस्ट है और हमारी कंकरेंट लिस्ट है। ओके, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद चलते हैं हम 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ये हमारी लैंग्वेजेस के साथ एसोसिएटेड है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया था। ओरिजिनली 14 थे, अब हैं ये 22। अब चलो 22 याद करने से सिवाय हम कुछ एक तो अमेंडमेंट्स याद कर लेते हैं और एक्सेप्शंस याद कर लेते हैं। एक तो इसमें याद रखना कि इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। ओके, इसमें राजस्थानी नहीं है क्योंकि राजस्थानी करंट अफेयर्स में चल रहा था। ठीक है, और राजस्थानी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो मे बी वो ऑप्शन में डाल दें और ऐसा कुछ कर लें। ये भी उसका पार्ट नहीं है 22 का। और आपको इसमें याद रखना है, एक एक आपको याद रखना है, रिसेंट अमेंडमेंट है जो सबसे 96। इसमें क्या हुआ था कि उड़िया का नाम चेंज करके कर दिया हुआ है उड़िया। ओके, उड़िया से कर दिया हुआ है उड़िया। और एक आपका अमेंडमेंट याद रखनी है जी, 71st। 71st अमेंडमेंट है जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 ऐड हुई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इनको याद कर लो कोई निमोनिक बना के। और इसी तरीके से मोस्टली जो ऐड हुई हैं, 3 और ऐड हुई थी 21 के। 21st में क्या हुआ था, KMN, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 71st में 71st में, और उसके सॉरी 92nd में ये ऐड हुई थी। ये 92nd में, आई एम सो सॉरी, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ी रही होगी। 92nd, और ये 71st। 71st में ऐड हुई है कोंकणी, नेपाली और त्रिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये ऐड हुई हैं 3 71st के साथ। और एक 21 वाली भी है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको याद रखना। और आपको याद रखना है कि ऑल दो कई बार हम लोग सोचते हैं नेपाल तो उधर है तो नेपाल की नहीं होगी, लेकिन नहीं, नेपाली भी इधर है। ओके, उसके बाद जो हमारा 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल जो है उसका इसमें वो ये पहले थे, अब तो ये डिफंक्ट ही समझिए आप काफ़ी। जो 9th शेड्यूल था यहाँ पर वो वाले ये इसको एक तो याद करना कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1951 में, तब हुई थी। तब इसको ऐड किया गया था क्योंकि कुछ लॉज थे, क्योंकि उस टाइम पे रिफॉर्म्स लाने थे। तो अब हर बार जो अगर कोई रिफॉर्म लाते थे तो सारे कुछ कोई ना कोई चला जाता था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स इसका मेजर रीज़न था। सो कुछ लॉज थे, अगर उनको इसमें डाल देते थे तो उनको माना जाता था कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये एक जुडिशियल रिव्यू से बचने का तरीका था। ओके, तो लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जो अप्रैल 24 1973 के बाद ये सारा कुछ जुडिशियल रिव्यू के अधीन आता है, तो इसका ये जो आपने लूप होल बनाया है इसका कोई ये उसको रूल आउट कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में वेरी फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलवेज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलएज। सो सारा कुछ चलता रहता है। तो उसके बाद 11th शेड्यूल आपको पता है, इसमें सारे 11 शेड्यूल्स में पंचायत आ जाती हैं, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने किया था इसमें पंचायत है। और 12th शेड्यूल में हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, और ये कुछ कुछ मोटे मोटे इनको याद कर लेना कि कई बार पूछ लेते हैं, तो उस तरीके से याद कर लेना। आगे कुछ ना जो हमारे फीचर्स जो बोरो किए हैं उसमें बहुत आ जाता है कि ये कौन से हैं इसमें। पहले आ जाते थे यूपीएससी में भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप स्टेट गवर्नमेंट में भी इसको पाओगे। जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये इसमें सबसे एक्सटेंसिव है। इसमें से क्या क्या लिया था, हमने ऊपर भी कहा था कि फेडरल स्कीम भी इसी से ली है। ओके, गवर्नर का ऑफिस लिया है। उसके बाद जुडिशरी जुडिशरी ली है। उसके बाद हमने पब्लिक सर्विस कमीशन लिया था। उसके बाद एमरजेंसी की जो भी पावर्स हैं, वो भी यहाँ से ही हैं।
और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, जो हमारा स्ट्रक्चर है ना मोस्टली वो सारा कुछ यहाँ से ही है। जो हमारे इंस्टीट्यूशन भी हैं कुछ वो भी काफ़ी कुछ यहाँ से ही है। आगे जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ब्रिटिश से जैसे हमारा जो पॉलिटिकल सारा सिस्टम है, जैसे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है जो एविडाइसी वाला, इसको हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। ये जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है सारा, लीगल और पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट्री ले रहे हैं तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी सारा आएगा। जो सिटीजनशिप है हमारी सिंगल, वो भी यहाँ से ही है, सिंगल सिटीजनशिप भी वहाँ से ही है। बाकी आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी को कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। जो हमारा रिट्स है, इसमें ना आपको कुछ आपको फिर से लगेगा, जैसे कि जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 से की है। जुडिशरी से रिलेटेड रिट्स हैं वो हमने ब्रिटिश से लिए हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं ब्रिटिश हैं, उनको प्रिविलेजेस हर काम में चाहिए, तो उन्होंने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हमारे एमएलए एमपीज को भी चाहिए। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हो गए, और इसी तरीके से बाई कैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस, ये भी यहाँ से ही है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि 1935 से और ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया था। सो उसका ख्याल रखना है कि जो हमारा ये जो है हमारा सारा ब्रिटिश वाला है, ये हमारा है पॉलिटिकल पार्ट, ये हमारे सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं। ओके, बाइकैमरलिज्म, प्रिविलेजेस, रेट्स, सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे पॉलिटिकल हैं। और बाकी जो ऊपर है सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले वो हमारे हैं अपने स्ट्रक्चरल है। ओके, ओके, आगे चलते हैं यूएस। ये तीन चार हैं, ये बहुत मेजर हैं। यूएस से देखो हमारे, क्योंकि आपको पता होगा यूएस से हमने सबसे मेजरली तो हमने फंडामेंटल राइट्स ही बोरो किए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, वो हमने यहाँ से ली है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद चलते हैं जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि यहाँ पर तो जुडिशियल रिव्यू सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये जुडिशियल सुप्रीमेसी वाला देश है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, जैसे अभी ट्रम्प की एक बार कोशिश की थी इन्होंने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, हमने भी ये इन्हीं से लिया है, ये के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट भी होती है जैसे। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस है जो लेंथी सा, ये भी हम जब पढ़ेंगे ना चैप्टर तब पढ़ेंगे, ये भी एक लेंथी प्रोसीजर है। इनका जो रिमूवल है ये भी यहाँ से ही होता है। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ओके, जैसे अभी उधर कमला हैरिस है ना, तो यहाँ पर ये वाली पोस्ट हमने भी ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने की थी, यूएसए के लिए। ओके, उसके बाद आ जाता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा फिलोसफिकल फ्रंट है जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था। सो इसमें से भी मेजरली हमने क्या है डीपीएसपी लिए हैं। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा में कैसे मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो यहाँ से लिए हैं। और प्रेसिडेंट की मेथड के इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया था यूएस से, तो इलेक्शन लिया है आयरिश से। नॉमिनेशन राज्यसभा मेंबर्स की है आयरिश से, और इलेक्शन जो है, कुछ इलेक्शन भी तो होते हैं ना राज्यसभा के लिए, इलेक्शन टू राज्यसभा ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन वाले से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कुछ कुछ चीज़ें इनको रिलेट करके याद करो कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन जाती है वो जाती है आयरिश से हमने लिया था, इलेक्शन वाला वो हमने साउथ अफ्रीकन से लिया था, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है वो यूएस से लिया है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो ली है वो आयरिश से ली है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का सिस्टम ये है कि कनाडा का बहुत सारा फोकस था कि स्ट्रांग होना चाहिए सेंटर, यानी कि ये यूनिटरी वाले में डील करते हैं। ओके, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसमें इसने दिया था कि जो भी फेडरेशन हम जैसे हमारे कुछ यूनिटरी फीचर्स है ना, फेडरेशन जो हमारी है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो इन्हीं की देन है कनाडा वालों की, इनसे सीखा हमने ये। ओके, और इसमें एक और बड़ी चीज़ है, जो रेजिडोरी पावर्स हैं वो भी सेंटर के पास हैं, उसकी भी, वो भी यहाँ से हमने लिया रेजिडोरी पावर्स। ओके, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो स्टेट के गवर्नर, देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर तो हमने देखो कहाँ से लिया था आपको पता होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर तो हमने 1935 के एक्ट से लिया ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 के एक्ट से लिया। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, यानी कि सेंटर की पावर को अपॉइंटमेंट, सेंटर की पावर को जो एनहेंसमेंट है वो हमने कनाडा से लिया हर जगह पे। ओके, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है इसके, ये भी हम पढ़ेंगे जब
जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसकी एक पावर का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। इसकी अलग अलग तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, एपेलेट ये वो। ओके, तो ये हुए कनाडा से। रेजिडरी पावर, स्टेट गवर्नर के अपॉइंटमेंट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फेडरेशन। ओके, उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन से हमने, तो एक तो हमने जो 7 शेड्यूल की जो कंकरेंट लिस्ट है वो ली है। एक हमने यहाँ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, ये आर्टिकल 300 में शायद, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ऐसे, ये वाला। और साथ ही साथ में हमने जो जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये भी यहाँ से है। सो ये भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। इसको भी हमने, आई थिंक इसका भी आर्टिकल 108 आई थिंक ऐसे ही है कुछ। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है जो, ये जर्मनी का है। जर्मनी आपको बताया वहाँ पे, तो उनका तो हिस्ट्री भी कुछ खराब ही रहा बिकॉज ऑफ हिटलर एंड ऑल। तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन, वहाँ से तो हम फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन ले सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। ओके, तो उनको सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोवियत वाले से, यूएसएसआर या सोवियत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने ड्यूटीज ली थी। ओके, सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी वहाँ से। और जस्टिस का जो आइडियल था ना, जो हमारे प्रिएम्बल में है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो अलावा हमने सोवियत से लिया था। उसके बाद जो हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो रिपब्लिक का आइडिया लिया था। रिपब्लिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, प्रिएम्बल आएगा, प्रिएम्बल में इन सब के मीनिंग्स पढ़ेंगे कि रिपब्लिक क्या है। और ये आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेफ्ट, एल इसको याद रखो, ये ट्रिनिटी, ये पूरी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो प्रिएम्बल में है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों हैं, ये फ्रेंच सिस्टम के हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे कि साउथ अफ्रीका से क्या मिला। साउथ अफ्रीका से हमें मिला है जी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं ना, जो हमारा यूनिक आर्टिकल 368, तो ये उसी की देन है, वहाँ से मतलब हमने सीखा है। और एक मैंने जैसे आपको बताया था कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इलेक्शन जो होगी वो राज्यसभा के मेंबर्स की यहाँ से होगी, जो नॉमिनेशन है वो आयरिश की है। और लास्ट जो है जैपनीज वाला जी, जैपनीज वालों से हमने सीखा है जी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ओके जी, सो ये है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, एक तो राज्यसभा की नॉमिनेशन, और राज्यसभा है जैसे, इसमें आपको पता थोड़ा सा रहेगा कि जो आपको सबसे पहले तो आपको मैं जुडिशरी की बताता हूँ कि जुडिशरी जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी सिंपली हमने बोरो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो हमारा रेट्स हैं, जुडिशरी से रिलेटेड रेट्स होती हैं, और जो रूल ऑफ लॉ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं हमारे ब्रिटिश से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस है, और जुडिशियल रिव्यू, ये 3 चीज़ें हैं हमारी यूएस से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, ये है कनाडा से। सो ये जो जुडिशरी है उसको हमने कनाडा से भी लिया, यूएस से भी लिया, ब्रिटिश से भी लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी। इन चारों को मिला के एक यूनिक कॉम्बिनेशन हमने कॉकटेल तैयार किया है इसका। ओके, उसके बाद जो हमारा है राज्यसभा में, आपको मैंने बताया था जैसे कि अगर तो वर्ड है नॉमिनेशन, तो देन इट विल बी आयरिश। और अगर वर्ड है जी हमारा, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन है, और देन तब आएगा क्या, अगर इलेक्शन है तो साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से आपको एक और हो सकता है गवर्नर। अगर तो सिंपल ऑफिस है उसका, ऑफिस ऑफ गवर्नर तो हमारे 1935 के एक्ट से ही आया है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, जो अपॉइंटमेंट है
बाय सेंटर है, वो आएगी जी कनाडा से। ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कोई कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस वाज ऑल दैट आई कैन डू, ताकि आप कभी भी गलती ना खाएं। सो वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट चैप्टर।